गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल अपना बायोलॉजी का है वो पहला चैप्टर, पहली यूनिट का पहला चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। आवर्त बीजी पाथवे के अंदर जनन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पूरा हो गया। दूसरा चैप्टर है पहली यूनिट का, ये दूसरा चैप्टर है नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और इनका विकास। नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, मादा युग्म का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये अपना सेकंड चैप्टर है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेकंड चैप्टर है। क्वेश्चन है आपका इसमें से भी है 100% यानी 100% क्वेश्चन आना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपन सभी जानते हैं कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादपों के अंदर अपन ने जनन पढ़ा, लैंगिक और अलैंगिक जनन अपन ने दोनों पढ़ लिए। आवर्त बीजी पादपों के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं, पादप के पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो पुष्प की संरचना है वो अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ने नर जनन की और उसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद की संरचना यदि अपन पढ़ेंगे तो नर युग्मकोद्भिद है, नर जननांग है वो आपका पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 3 भाग अपन ने होते हैं, यह आपका पुंकेसर है। पुंकेसर के 3 भाग प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। पुंकेसर होते हैं वो द्विपालित होते हैं। पुंकेसर है वो पूतंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऊपर की ओर जो घुंडी नुमा संरचना होती है पुंकेसर की, ये मानो अपना नर जननांग है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर के अंदर ये आपके परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश, ये परागकोश है वो भी आपके द्विपालित होते हैं, 2 कोटरों के अंदर पाए जाते हैं। एक परागकोश है वो 2 परागकुटुंबों का निर्माण करता है, एक के अंदर 2, तो 2 परागकोश पालियां पाई जाती हैं। इनके अंदर 4 कोष्ठक आपके पाए जाते हैं। इन कोष्ठों के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणु का निर्माण होता है। पराग कणु का निर्माण होता है। जैसे परागकोश है वो आपके परिपक्व होते हैं, परागकोश परिपक्व होने के बाद ये पराग कोश है वो फट जाते हैं, और परागकोश फटने के बाद ये परागकण है, परागकण है वो परागकण आपके बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके फिर है वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं। इन परागकणों का वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागकण की क्रिया कहलाती है। पादपों के अंदर एक आपके मैंने बोला 3 भाग, एक होता है, दूसरा भाग है आपका योजी। योजी के द्वारा जो ये परागकोश है, ये परागकोश आपस के अंदर जुड़े रहते हैं, इस भाग को अपन योजी भाग कहते हैं। ये पूतंतु है, ये परागकोश है और ये योजी है। इस प्रकार से 3 भाग है। तीनों के यदि अपन परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट काटने पर ये कोष्ठक है 4 कोष्ठों के अंदर डिवाइड होती है, और 4 कोष्ठों के अंदर बटने के बाद में इसके 3 परत पाए जाते हैं, बाह्य अंतःस्थितियां, मध्य और अंतर भाग होती है, जिसको अपन टेपिटम वाला भाग कहते हैं। टेपिटम का क्या कार्य, इन परागकण है, ये परागकणों का है पोषण प्रदान करने का कार्य है वो आपका टेपिटम वाला भाग करता है। क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि टेपिटम का क्या कार्य है, यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आवर्त बीजी पादप हैं इनके अंदर आज अपने इस चैप्टर के अंदर यही है। पहले अपन नर युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे। नर युग्मकोद्भिद के अंदर परागकणों का निर्माण है वो आपका किस प्रकार से होता है, तो नर युग्मकोद्भिद है आपके पुंकेसर हैं, परागकण है। इन पुंकेसर के अंदर पुंकेसर है वो 3 भाग के अंदर है, परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश 4 है, एक परागकोश द्विपालित होते हैं, एक पाली ए दूसरी पाली ए, द्विपालित होते हैं। दोनों पालियों के अंदर
एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार से 4 कोष्ठक युक्त होता है और इनके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। परिपक्व परागकोश है वो परागकोण है वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद में परागण की क्रिया है वो आपके संपन्न करते हैं। तो ये चैप्टर है अपन इसी सेकंड चैप्टर के अंदर यही अपन पहला नर युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे। आवर्त बीजपात्म के अंदर जो लैंगिक जनन करने वाली जो संरचना होती है वो आपका पुष्प है, जो अपने कल भी पढ़ा था और पहले भी। पुष्प एक रूपांतरित आपका प्ररोह है होता है। पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहा जाता है। बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद संरचना और विकास है वो अपने चैप्टर के अंदर, जैसा मैंने अभी समझाया आपको। पादपों के अंदर नर जननांग को अपन पुंमंग कहते हैं। पुंमंग की संरचना के अंदर 3 भाग प्रमुख होते हैं जिनको अपने पढ़ी। पुंमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग, परागकोश, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। परागकोश, योजी और कुतंतु 3 भाग होते हैं जो मैंने बता दिया। परागकोश द्विपालित होते हैं, ऊपरी भाग के ऊपर आपके पाए जाते हैं। परागकोश, दोनों परागकोश योजी के द्वारा आपस में संयुक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और कुतंतु है एक लंबी सी संरचना, पतली संरचना होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं, कुतंतु कहते हैं। इसकी संरचना पहला परागकोश पहला भाग है। परागकोश है वो पुंकेसर के मैंने अभी बताया आपको कि शीर्ष भाग के ऊपर पाए जाते हैं। यह पुंकेसर के शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली एक जनन सम घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसको द्विपालित संरचना कहते हैं, जो एक दूसरे से संयोजी टिश्यू के द्वारा आपस के अंदर जुड़ी रहती हैं, संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, एक पाली के अंदर जैसे मैंने अभी बताया था परागकोश की यह आपकी एक पाली है। इस एक पाली के अंदर परागकोश की एक पाली में ये एक पाली है और ये आपकी दूसरी पाली है। परागकोश की एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो परागकोश की आपकी 2 पालियां होगी तो दोनों पालियों के अंदर 4 कोष्ठक हो गए। तो परागकोश की प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। इन दोनों कोष्ठक के अंदर 2 कोष्ठक एक के अंदर तो 2 पालियां हैं, 2 के अंदर 4 कोष्ठक आए हैं और इनके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें अपने इन कोष्ठ को परागधानी कहते हैं। क्यों धानी क्यों कहा? क्योंकि इन कोष्ठों के अंदर ही किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है, इसलिए इन कोष्ठों को अपन क्या कहते हैं? परागधानी। परागधानी कहते हैं। परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। परागधानी या लघु बीजाणुधानी इन कोष्ठकों को कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम या परागधानी या लघु बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है। तो परागकोश पुंकेसर का ठीक अपना शीर्ष वाला भाग होता है वो परागकोश होता है। परागकोश 2 पालियों के अंदर विभक्त होता है। दोनों जो पालियां हैं, एक पाली है वो आपकी 2 कोष्ठकों के अंदर डिवाइड रहती है, 2 पालियां हैं 4 कोष्ठकों के अंदर डिवाइड रहते हैं। इन कोष्ठकों को जो कोष्ठक होते हैं इन कोष्ठकों को अपने परागधानी के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, इसलिए इसको परागधानी कहते हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ये देखो ये परागधानी है तो 1 2 3 एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां आपकी पाई जाती हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु अर्थात किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है इनके अंदर। तो ये था। दूसरा भाग आता है इसका योजी। योजी जो वाला भाग होता है जिसके अंदर जो परागकोश हैं, परागकोष्ठकों को
जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको अपन योजी कहते हैं। अर्थात प्राकोशों को जोड़ने वाली और इसके कोष्ठकों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको अपन योजी कहते हैं। ये आपस में जुड़ते हैं ना, इस जुड़ने वाली संरचना को अपने योजी योजी कहते हैं। अगला है पूतंतु। पूतंतु एक रेशेनुमा संरचना होती है, पतली संरचना होती है तथा इसके पूतंतु के द्वारा प्राकोश है वो आपस में जुड़े रहते हैं। इस संरचना को अपन पूतंतु पुंकेसर का एक धागे नुमा पतली संरचना के द्वारा जुड़ना भाग पूतंतु कहलाता है। ये देखो प्राकोश की संरचना है, यह आपकी पूतंतु है। पूतंतु ये द्विपालित आपके प्राकोश हैं। एक प्राकोश के अंदर प्राकोश है वो द्विपालित है, दो पालियां हैं इसके अंदर। एक पाली के अंदर है दो कोष्ठक हैं, दो पालियों के अंदर है वो आपके चार कोष्ठकों के अंदर डिवाइड रहती है। तो ये अपनी प्राकोश की संरचना है। डायग्राम है भाई। इन प्रागी कोशों के अंदर, इन कोष्ठकों के अंदर प्राग कणों का निर्माण होता है और प्राग कण है वही मुख्य नर जनन अंग है। ये था अपना एक पुष्प की जो संरचना है। अब अपने प्रागकोश की अपन संरचना पढ़ेंगे। प्रागकोश की संरचना के अंदर एक प्रागकोश में दो पालियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक? दो कोष्ठक हैं। तो इस प्रकार से प्रागकोश में इसको अपन इन को पहले ऊपर भी आ गया आपका लघु बीजाणु धानियां कहते हैं, क्योंकि चार हो गई। एक प्रागकोश के अंदर एक पाई जाती है, इसके अंदर चार हो गई, इसलिए चार को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानियां या प्रागी धानियां के नाम से जाना जाता है। लघु बीजाणु धानी एक बेलनाकार संरचना होती है जो प्रत्येक प्राकोश के दोनों प्राकोश हैं, दोनों प्राकोश की सतहों पर होती है। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक प्राकोश भित्ति वाले भाग और दूसरे अपने बीजाणु जन उत्तक। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक तो प्राकोश भित्ति वाला भाग और दूसरा बीजाणु जने उत्तक वाला भाग। ये नहीं, एक तो ये ऊपरी वाला भाग और एक ये अंदर वाला भाग। इस प्रकार से इसके दो भाग होते हैं, प्राकोश भित्ति और बीजाणु उत्तक वाले संरचना। प्राकोश भित्ति, जो प्राकोश भित्ति है इसकी सब चार स्तर पाए जाते हैं। प्राकोश भित्ति के चार स्तर पाए जाते हैं। पहले सबसे ऊपरी स्तर है जिसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं, बाह्य त्वचा। यह प्राकोश की सबसे भारी परत होती है जो मुख्य रूप से इसका कार्य है इसको सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मुख्य कार्य है इसको सुरक्षा प्रदान करना। यह एक कोशिकीय स्तर के रूप में पाई जाती है। कोशिकीय स्तर के रूप में इसकी डायग्राम आप बनाएंगे। एक कोशिकीय स्तर के रूप में पाई जाती है और दूसरी है अंतःस्थिशियम। यानी इसकी यदि अपन संरचना बनाए तो संरचना है वो आपकी इस प्रकार से होती है। यह है, ये सबसे ऊपरी भाग है, ये एपिडर्मिस वाला भाग कहलाता है। इसके नीचे की ओर जो कोशिकाओं की संरचना होती है इसको अपन अंतःस्थिशियम कहते हैं। नीचे वाले भाग को अंतःस्थिशियम कहते हैं। ठीक इसके अंदर वाली एक परत और पाई जाती है, इस परत को अपन मध्य स्तर कहते हैं। और ठीक अंदर वाली जो सतह पाई जाती है, आंतरिक सतह है, इसको अपन टेपिडम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके कितने भाग हो गए? कुल चार भाग हो गए, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, अंतःस्थिशियम, मध्य और टेपिडम। प्राकोश भित्ति के प्रमुख रूप से है वो चार भाग हो गए। इसके डायग्राम के अंदर ये देखो लघु बीजाणु धानी की संरचना है।
इसके अंदर सबसे ऊपरी जो परत है, सबसे ऊपरी परत है वो आपकी अंतःस्थिशियम एपिडर्मिस। फिर इसके नीचे है जिसको अपन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वाले भाग, मध्य परत लघु बीजाणु मात्र कोशिका जिसको अपन टेपिटम कहते हैं। और ये आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो बनी है यानी इसी से किसका निर्माण होता रहा है, आपके मातृ पौधे से मात्र जनक कोशिका का कार्य करती है जिसको अपन लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। यह आपकी टेपिटम है, सबसे ऊपरी भाग है जिसको अपन एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। फिर है अंतःस्थिशियम, फिर आपकी ये जो कोशिका है ना, ये अंतःस्थिशियम है, अंतःस्थिशियम। यह है आपकी एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो ये लघु बीजाणु जाने की संरचना है। पहला है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा आपने अभी देखा था सबसे बाहरी परत है। यह प्राकोष की सबसे बाहरी परत होती है। प्राकोष की सबसे बाहरी परत जैसे अपने डायग्राम के अंदर देखा, जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करने का होता है। यह एक कोशिका कोशिकीय स्तर के रूप में पाई जाती है। दूसरी अंतःस्थिशियम एंडोथर्मियम, यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित पाई होती है। यह सामान्यतः एक स्तरीय होती है। इनकी कोशिकाओं में आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज की, इसकी कोशिका की आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां भी पाई जाती हैं। सेलुलोज से निर्मित रेशेदार पट्टियां हैं वो आपकी इसके अंदर पाई जाती हैं। अंतःस्थिशियम कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की पाई होने के कारण, आर्द्रता ग्राही प्रकृति के होने के कारण से प्राकोष के स्फुटन में सहायक होती हैं। प्राकोष के क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्राकोष के स्फुटन में सहायक कौन सी कोशिकाएं हैं, तो अंतःस्थिशियम कोशिकाएं। इससे परागकण मुक्त हो जाते हैं। भाई प्राकोष है यदि फट गया, स्फुटन हो गया, प्राकोष फटेगा तभी आपकी ये प्राकोष है, ये प्राकोष है। प्राकोष के फटने के बाद ही तो परागकण है वो परागकण आपके बाहर निकलेंगे। तो जैसे प्राकोष है वो फटेंगे तो प्राकोष के स्फुटन में सहायक जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिका है, अंतःस्थिशियम कोशिका है। ये फटेगी, फटने के बाद में ये परागकण है, ये परागकण आपके बाहर आ जाएंगे। तो स्फुटन, प्राकोष के स्फुटन में सहायक कोशिका है वो अंतःस्थिशियम है। अगली परत है वह अपनी मध्य परत। यह परत है अंतःस्थिशियम के नीचे पाई जाती है। अंतःस्थिशियम के बाह्य त्वचा, अंत और मध्य परत, यह अंतःस्थिशियम के नीचे पाई जाती है और टेपिटम के ठीक ऊपर। भाई टेपिटम तो नीचे रहा, तो टेपिटम और अंतःस्थिशियम के मध्य पाई जाती है, इसलिए इसको मध्य परत कहते हैं। यह 1 से 3 कोशिकीय स्तर की होती है। 1 स्तरीय भी हो सकता है इसका और 3 स्तर भी इसके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने मध्य परत। अगली है अपने टेपिटम, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इसमें से है, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टेपिटम के क्या कार्य है, 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्राकोष की सबसे आंतरिक परत है, क्योंकि अपने इसकी संरचना के अंदर देखा, देखो सबसे बाहरी परत थी जो एपिडर्मिस थी, फिर इसके मध्य है अंतःस्थिशियम, फिर मध्य और सबसे अंदर की परत है वो आपकी टेपिटम वाली। और इसका महत्वपूर्ण कार्य सबसे अंदर होने के कारण से इसका महत्वपूर्ण कार्य भी है। क्या करती है, यह परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है। यह कार्य संपादित करने का कार्य आपकी टेपिटम करती है। यह पराकोष का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह एक कोशिकीय मोटी परत के रूप में पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं का
कोशिका द्रव्य सघन और केंद्रक स्पष्ट इसके अंदर दिखाई देता है। केंद्रक भी स्पष्ट होता है और कोशिका द्रव्य इसका सघन होता है। इनकी कोशिकाएं अंतः सूत्र विभाजन और अंतः गुणन के द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। यानी इसके अंदर अंतः गुणन होगा खुद में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से गुणन के कारण से यह बहुगुणित प्रकार की होती हैं। टेपिटम दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी अमीबीय टेपिटम और दूसरी आपकी स्रावी टेपिटम। पहली है अमीबीय टेपिटम। टेपिटम दो प्रकार की हैं, अमीबीय टेपिटम और आपकी स्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम, जो अमीबीय टेपिटम है, इस टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होकर एवं एक दूसरे से जुड़कर के पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करने का कार्य करती हैं। यानी ये प्रति की दोनों कोशिकाएं हैं वो बड़ी होकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं अमीबों की तरह चलकर बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच जाकर उन्हें पोषण और अन्य आवश्यक पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अमीबे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अमीबे टेपिटम, क्योंकि जिस प्रकार से अमीबा गति करता है कूटपादों के द्वारा, ठीक उस प्रकार का कार्य ये कोशिका करती है। एक बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच में जाकर उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। बीजाणु मात्र कोशिकाएं यानी परागकणों के पास जाकर के उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिका करती है? टेपिटम करती है, वो अमीबीय टेपिटम। दूसरी है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। स्रावी और ग्रंथिल टेपिटम के अंदर यानी ये इस प्रकार के पोषक पदार्थों का स्रावन करती है जो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जिसको पोषण प्रदान करने का कार्य, यानी इस प्रकार के स्राव का स्रावन करने का कार्य करती है। तो स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम इस प्रकार के टेपिटम पोषक पदार्थों का स्रावन करती हैं। जो कोशिका को पोषण प्रदान करने वाले ऐसे पोषक पदार्थों का स्रावन करने का कार्य करती हैं। ये पोषक पदार्थ बीजाणु मात्र कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये जो पोषक पदार्थ है वो बीजाणु मात्र कोशिका तक है। प्रोयूबिकस काय, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रोयूबिकस काय क्या है? बीजाणु जन उत्तक प्रावस्था में स्रावी टेपिटम की कोशिकाओं में अनेक कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम व कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इनके अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका लवक है, लाइसोसोम है, वह कुछ गोलाकार संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये संरचनाएं जो वसीय प्रकृति की होती हैं, वसा के आकार की होती हैं, इन्हें अपने प्रोयूबिकस काय कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रोयूबिकस काय क्या है? तो इन संरचनाओं को अपन प्रोयूबिकस काय कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन, इसके स्पोरोपोलेनिन, यह स्पोरोपोलेनिन प्रकृति में पाया जाने वाला एक सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसको कोई भी एंजाइम नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात जो प्रोयूबिकस काय है उसके चारों ओर है वह आपके स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का क्या रहता है? लेप रहता है, जिसके कारण से वह आसानी से नष्ट नहीं रहता है। यह स्पोरोपोलेनिन प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा? स्पोरोपोलेनिन। इसको कोई भी एंजाइम है नष्ट नहीं कर सकता है। जब प्रोयूबिकस के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है तो इसे अपन यूबिकस काय कहते हैं, जिसके कारण से वो आसानी से है वो आपका नष्ट नहीं हो सकता। टेपिटम के कार्य ये जो अपने ऊपर पहले आया, टेपिटम जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसको पोषण का प्रदान करने का कार्य है। मुख्य कार्य तो यही है
कि इनको प्राकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य है वो टेपिटम का है। इंपॉर्टेंट है आपका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका तथा लघु बीजाणु प्राकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है। स्पोरोपोलिन पदार्थ का निर्माण करने का कार्य भी टेपिटम का ही है। यह केलेज जैसे एंजाइम है वह तथा ऑक्सिन हार्मोन IAA इंडोल एसिटिक एसिड का स्राव भी करने का कार्य करती है। यह पोलन किट का निर्माण करती है जो परागणों में सहायक होते हैं। तो टेपिटम के कार्य कौन से हुए? टेपिटम परागणों को पोषण प्रदान करना। टेपिटम में स्पोरोपोलिन निर्माण के अंदर भी टेपिटम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो एंजाइम है जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, इंडोल एसिड है का स्राव करने का कार्य भी है। आपकी टेपिटम है, टेपिटम की परत सबसे आंतरिक परत है वह करती है। यह परागणों के विकास के अंदर भी सहायक है। इस परत के बिना परागण बंधे हो जाते हैं। बंधे होंगे भाई विकास के अंदर, जब उनको परागणों का आपके भोजन नहीं मिलेगा, जब उसको पोषण नहीं मिला तो क्या हो जाएंगे? परागण आपके बंधे होंगे। क्योंकि मुख्य कार्य है वो आपका टेपिटम का है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। आपका क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको इसका आंसर यही लिखना है कि टेपिटम का मुख्य कार्य है वो पराग कणों को पोषण प्रदान करना है। यह परागकणों के बाह्य चोल के निर्माण के अंदर भी आपकी सहायक होते हैं। बाह्य चोल है उसके निर्माण के अंदर भी बाह्य चोल भाई किसका बना होता है? परागकणों का बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का। तो स्पोरोपोलिन निर्माण में किसका क्या है? टेपिटम है। तो इसके निर्माण के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है अपना बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन कोशिकाएं प्राकोष में भित्ति के द्वारा आवृत कोशिकाओं के समय को बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। जो प्राकोष है उस प्राकोष में भित्ति के द्वारा आवृत जो कोशिकाओं का समूह है उसको अपने बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। बीजाणुजन उत्तक किसे कहते हैं? प्राकोष में जो प्राकोष है उस प्राकोष की भित्ति के द्वारा जो आवृत संरचना है उसको अपने बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। बीजाणुजन उत्तक में उपस्थित बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु का निर्माण करने का कार्य करती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य करती हैं। ये लघु बीजाणुधानी की संरचना है जो मैंने पहले ही बता दिया था। लघु बीजाणुधानी की 3 स्तर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत जिसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं, अर्थात जिसको अपन बाह्य त्वचा कहते हैं, यह आपकी बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, फिर अंतःस्थिशियम, फिर ये मध्य परत है। मध्य परत के नीचे है आपकी टेपिटम। इनकी लेयर ये आपकी 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं। जो परागकण है परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य है यह आपकी टेपिटम वाला भाग करता है। तो इस प्रकार से ये अपना जो लघु बीजाणुधानी की संरचना है ये अपनी है पूरी होती है। इसके साथ ये चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है वो अपना है पूरा होता है। सेकेंड चैप्टर का एक पार्ट है वो अपना पूरा होता है। इससे ठीक आगे है वो अपन कल के कालांश के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो काम आपको बताया जाता है उस काम के आप सुचारू रूप से अपने घर के ऊपर बैठ कर के अच्छी तरह से अपने नोट्स की कॉपी के अंदर उसको लिखने का काम करें। ऐसा नहीं कि अपन वीडियोज हैं वो देखते रहेंगे और उससे नहीं, फिर अपने कॉपी के अंदर लिखने के बाद में इसकी स्टडी करो। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है अपना ये जो लॉकडाउन है इस कोरोना महामारी के तहत ये लॉकडाउन है आपका और जब ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
कल केंद्र सरकार ने इसको 17 मई तक कर दिया है, लेकिन यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण से आपकी पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा बाधित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सुचारू रूप से, आपके केमिस्ट्री के अंदर भी एक चैप्टर हो चुका है, फिजिक्स के अंदर भी एक चैप्टर हो चुका है, दोनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी आपके हो चुके हैं। यदि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स नहीं है, तो अपने पड़ोस से अंदर भी, पड़ोसी से भी ले आते हैं। पड़ोस के अंदर यदि कोई 12th क्लास के अंदर जो भी विद्यार्थी होगा उससे आप ले सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड क्लास है कक्षा 10 और 12 है उसका सिलेबस है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, बाकी के सभी के सिलेबस हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं। इसलिए शेष क्लासों के जो सिलेबस है वो नए सिलेबस आएगा एनसीईआरटी का, लेकिन जो 10 और 12 का जो सिलेबस है वो आपका वही का वही रखा गया है। इसलिए जो पुराना सिलेबस है वो आप ले सकते हैं और लेने के साथ साथ अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। रही बात बायोलॉजी की आपकी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अपनी पहली यूनिट पूरी होगी, पहली यूनिट पूरी होने के बाद में अपन पहली यूनिट के जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सभी लिखवा दिए जाएंगे, लेकिन जितना काम होता है उतने काम को आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से वो उसको नोट करें। थैंक यू।